मैंने पूछा, भाई ये क्या चक्कर है, क्या चमत्कार है? अचानक से ये काठ का उल्लू सोने की चिड़िया कैसे बन गया? पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है, प्रिय भोगी जी ने बताया। पार्ट टाइम? ये पार्ट टाइम तो फुल टाइम से ज़्यादा मज़े दे रहा है। भाई कौन सा बिजनेस है? लोन लेने का। भोगी भाई ने संक्षिप्त उत्तर दिया। लोन लेने का? मैं चौंक पड़ा। अच्छा, मतलब लोन एजेंट बन गए हो? मुझे लगा मैं समझ गया हूँ। नहीं प्रिय, लोन एजेंट नहीं, लोन लेने का। मैं लोन लेता हूँ अलग अलग जगहों से। भोगी ने स्पष्ट किया। ये कौन सा व्यापार है भाई? पहली बार सुन रहा हूँ। इसका आइडिया कहाँ से मिला? अरे बड़ा शानदार व्यापार है प्रिय। मैं तो कहता हूँ भारत में लोन लेने से बेहतर कोई उद्योग नहीं है। इसका आइडिया मुझे पुत्तन से मिला। कौन? वो पुताई वाला पुत्तन? हाँ प्रिय, एक बार पुत्तन ने 1000 रुपये उधार लिए। बोला 3 दिन में देता हूँ। उधार देने वाला 3 दिन को 3 महीने मानकर चलता है और उधार लेने वाला 3 दिन को 3 जन्म। ये बात मुझे पुत्तन से उधार वापस मांगते वक्त समझ आई। पुत्तन टहलाता रहा। फिर एक दिन पुत्तन ने फोन लगाकर मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। तब एक बात और समझ आई। क्या? मैंने पूछा। उधार देने वालों से बड़ा संत कोई नहीं है। उधार देने वाला धैर्यवान, दयावान, उदार, क्षमाशील होता है। वह लाभालाभ की चिंता करता हुआ सुख दुख और जायज़ में समान रहकर उधार वसूली के इस युद्ध में उतरता है। अपने उधारी के रुपये के सिवाय वह प्रत्येक वस्तु के प्रति निर्मोही होता है। छोटा मोटा स्थितप्रज्ञ प्रकार का। जब पुत्तन मुझे गालियाँ दे रहा था तब मैं खुद को समझा रहा था कि शांत भोगी शांत रह, अपने को उधारी निकालनी है। महात्मा बुद्ध की तरह मैंने पुत्तन से कहा कि ये पुत्तन, मैं तुम्हारे द्वारा दी जा रही गालियों को लेने से अस्वीकार करता हूँ। फिर मैंने नई सड़क पर प्राप्त पुत्तन के लात घूंसे रहपटों को भी लेने से इनकार कर दिया। फिर उधारी मिली वापस। फिर एक दिन में अपनी सेना के साथ युद्ध करने पुत्तन के घर जा पहुंचा। पुत्तन घर के बाहर निकला और अपनी ही गली में दिगंबर होकर बोला कि लो, नहीं है मेरे पास पैसे, जो उखाड़ पाओ वो उखाड़ लो। हमने पुत्तन को एक तौलिया खरीद कर पहनाई और पूरी विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं पुत्तन भाई, अभी आप तनाव में दिखते हैं, हम कल फिर आएंगे। और स्वयं की संतुष्टि के लिए उसकी तौलिया से एक धागा उखाड़ लाए। फिर उधारी मिली वापस। फिर हम थानेदार साहब के पास गए। थानेदार साहब को बताया कि पुत्तन के पास हमारे 1000 रुपये फंसे हैं, अगर आप निकलवा दो तो 500 आपके। तो दिलवाए थानेदार साहब ने। थानेदार साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले कि पुत्तन पर मेरे भी 2000 फंसे हैं, भोगी किसी तरह तू निकलवा दे तो 1000 तेरा। ओ, ये पुत्तन तो बड़ा धरती पकड़ निकला है, मैंने कहा। फिर उधारी मिली वापस। अरे प्रिय, आप अभी भी उधारी देख रहे हैं? उधारी नहीं, मेरे व्यक्तित्व में आ रहे बदलाव देखिए। जो व्यक्तित्व परिवर्तन तमाम वेदांग पढ़कर वर्षों की तपस्या के बाद होता है, वह एक व्यक्ति को उधार देने मात्र से हो जाता है। अब हमें पुत्तन से मोहब्बत होने लगी। उधार प्रेम की कैची है, केवल अल्पकालिक ऋणों के लिए ही सत्य है। दीर्घावधि ऋण के लिए उधार प्रेम का तंतु है। पुत्तन ज़्यादा शराब पीता तो हमें मदिरा पीने की दुष्ट परिणाम याद आते। जो देर रात तक घर न आता तो हमें नींद नहीं आती। जो वो लौटता तो तसल्ली होती कि चलो हमारे 1000 रुपये सुरक्षित घर लौट आए। किसी कीमती सामान की तरह हम पुत्तन की हिफाजत करने लगे। अरे यार, वो उधारी का क्या हुआ? मिली कि नहीं?
मैंने बीच में टोका। अरे वही तो बता रहा हूँ प्रिय। तो एक दिन हम यूं ही टहलते हुए नेताजी के पास पहुँच गए और नेताजी को अपना पुत्तन पुराण सुनाया। तो मतलब नेताजी ने उधारी के रुपए वापस दिलवा दिए? मैंने जल्दबाजी में निष्कर्ष सुना डाला। प्रिय देखो, यही तो आप पक्के भारतीय हो। आपको चिंता है कि उधारी के पैसे मिले कि नहीं, जबकि प्रारंभ में आप मेरे पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में जानना चाहते थे। भोगी भाई ने एकदम से मुझे हिला डाला। इस चर्चा के दौरान मैं सच में भूल गया था कि मूल बात भोगी के व्यापार की हो रही थी। अब मैंने चुप रहना ही उचित समझा। भोगी भाई चालू रहे। नेताजी ने मेरी समस्या तो पूरी गंभीरता से सुनी, पर उसके बाद वो ठहाका लगाकर हंस दिए। बोले कि कहाँ तुम इन चक्करों में फंसे हो। हमने कहा, आप हंस रहे हैं और हम यहाँ मरे जा रहे हैं। अब हमें 1000 रुपये इसलिए चाहिए क्योंकि इनको निकलवाने में ही हमारे 1000 और खर्च हो चुके हैं। नेताजी बोले, भोगी मैं तुझमें बहुत संभावनाएं देखता हूँ बेटा। भविष्य दृष्टा बनो। भविष्य उधार लेने वालों का है। संविधान से लेकर रुपए पैसे और टेक्नोलॉजी तक उधार के द्वारा ही तो हम अपने राष्ट्र का भविष्य बना रहे हैं। तो उधार लेने की इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में तू क्यों पीछे हट रहा है? क्या तू डर गया है? क्या तू मिडिल क्लास हो गया है? बस प्रिय, यह सुनते ही हमारा खून खौल गया। हमने नेताजी से कह दिया कि हमें कुछ भी कह लो, पर मिडिल क्लास मत बोलना। नेताजी बोले, उधार लेने से डरना, उधार देने में जल्दबाजी करना, दूसरों को उधार का बोझ उठाना, अपने उधार वसूल ना कर पाना, ये मिडिल क्लास के लक्षण नहीं हैं। तो और क्या है? ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इस मिडिल क्लास सोच से बाहर आना होगा भोगी। फिर नेताजी बोले कि कल अपना आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना है। अब ये फोटो आईडी कहाँ से घुस आई इस बीच में? मैंने भी नेताजी से यही कहा, परंतु नेताजी ने मुझे जो समझाया उससे मुझे लगा कि हम वाकई मिडिल क्लास हैं। अगर मिडिल क्लास आदमी के सामने भगवान भी प्रकट हो जाए तो वो उनसे एक आधा बीमा और 1,50,000 की एफडी ही मांग पाएगा। क्यों? ऐसा क्या समझाया नेताजी ने? मेरा कौतूहल चरम पर था। नेताजी ने युवा कृषक योजना में मेरा 2 लाख का लोन करवा दिया। 1-1 लाख हमने बांट लिए। कृषक योजना, तुम तो बथुआ पालक में अंतर भी नहीं बता सकते और कृषक बन गए। और ये लोन लौटाया कैसे? नेताजी के पास कृषक बनाने के सारे रास्ते थे। हमारे जैसे अनेक कृषक उन्होंने पाल रखे थे। लोन मिलने के बाद अपने मिडिल क्लास संस्कारों से पीड़ित होकर हम रोज उनके पास पहुंच जाते कि लोन कब लौटाएं, हमारी आत्मा पर बहुत बोझ है। नेताजी मुस्कुराकर कह देते, अभी जल्दी क्या है, धैर्य रखो। और अगले बजट में हमारा लोन माफ हो गया। फिर हमने पार्टनरशिप में युवा क्रांतिकारी उद्योगमी योजना से 10 लाख का ऋण उठाया। 10 लाख का ऋण? अब ये कैसे लौटाओगे? मैं लगभग चीख पड़ा। लौटाओगे? लौटा दिया। पूरा ऋण वापस हो गया बीमे से। भोगी ने शांत होकर बताया। बीमा? क्या किसी को मार भी डाला अपने व्यापार में? नहीं प्रिय, उद्योगमी योजना में अपनी ना लगी फैक्ट्री में एन लगी आग को लगाकर बीमा लिया और ऋण चुका दिया। अब हम और नेताजी युवा आयात निर्यात योजना में 1 करोड़ का ऋण उठा रहे हैं। नेताजी कहते हैं कि बड़े ऋण लो, छोटे ऋण परिवार का दायित्व होते हैं और बड़े ऋण राष्ट्र का 1 करोड़ का ऋण जो चुकाना पड़ा तो कैसे चुका पाएंगे? मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा था। चुकाने का तो ये है कि मैनेजर की भी इसमें 30 पैसे की पत्ती डाली है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो फिर भी नौबत आई तो नेताजी ने पासपोर्ट बनवा दिया है। कह रहे हैं कि बड़े ऋण के बाद
वर्ल्ड टूर की संभावनाएं बढ़ जाती है। मॉरिशस होते हुए ऑस्ट्रेलिया चलेंगे और जो विदेश ना जा पाए तो यदि पकड़े गए तो पुतन जिंदाबाद। हम भी दिगंबर हो जाएंगे और कह देंगे जो उखाड़ पाओ वो उखाड़ लो। दोस्तों, आवाज़ को आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी घबराई हुई सी आ रही है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।